Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 4th and the 5th of January 2025. तो ये जो करंट अफेयर्स होने वाले हैं ये 4th एंड 5th डेट के होने वाले हैं एंड इस दिन जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। एंड ये जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं ये पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके जो भी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से पॉइंट वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंडर। Okay, so without any further ado, let's start with the topic. So first question is, where was India's first glass bridge inaugurated? तो इंडिया का पहला फर्स्ट ग्लास ब्रिज कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? तो आर करेक्ट आंसर इज कन्याकुमारी, तमिलनाडु। यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं। इसका जो इनॉग्रेशन किया गया था वो किया गया था तमिलनाडु के जो सीएम हैं उनका नेम है M.K. स्टालिन। उन्हीं के द्वारा इस ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया था एट कन्याकुमारी। एंड ये जो ब्रिज है ये कनेक्ट करेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड थिरुवल्लुवर स्टैचू को। ओके, तो ये दोनों चीज़ों को ही कनेक्ट करेगा ताकि आप इजीली रीच आउट कर पाएं इन दोनों तक। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ ₹37 करोड़ इनिशिएटिव बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। एंड ये जो ब्रिज है ये एनहांस करेगा रीजन्स टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड में ये थिरुवल्लुवर स्टैचू है एंड दूसरी साइड में यहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। तो ये दोनों को ही ये कनेक्ट करेगा ये फर्स्ट ग्लास ब्रिज। ओके, एंड ये कितने मीटर लॉन्ग है? ये 77 मीटर लॉन्ग है एंड 10 मीटर ये वाइड है। मतलब चौड़ाई जो है इसकी ये 10 मीटर है एंड ये लॉन्गेस्ट कितना है? 77 मीटर लॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। Now next question is, according to the recent RBI report, what is the estimated GDP growth of India in 2024 to 2025? तो हमारी जो एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की वो क्या रहेगी? सो करेक्ट आंसर इज 6.6%। ओके, यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं। तो इंडिया की जो जीडीपी है वो 2024 एंड 25 में कितना इसको प्रोजेक्ट किया गया है? टू ग्रो एट 6.6%, सिग्नलिंग इकोनॉमिक रेजिलियंस। एंड ये जो ग्रोथ है ये ड्रिवन की जाती है बाय रूरल कंजम्पशन रिवाइवल एंड ये इंक्रीज करती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड स्ट्रॉन्ग सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को। एंड रिसेंटली अभी आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दी गई है जिसके अंडर हाईलाइट किया है द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम एंड स्टेबिलिटी। ओके, इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट की गई है ये जीडीपी ग्रोथ ये रहेगी 2024 एंड 25 की 6.6%। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी विच सिंपली स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जिसमें कि क्या देखा जाता है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ड्यूरिंग अ ईयर। तो हमारे इंडिया में हमारी बाउंड्री के अंडर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं तो उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है, टोटल मार्केट वैल्यू, तो उसको बोलते हैं जीडीपी। ओके, एंड जब इकोनॉमिस्ट्स जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं एंड निकालते हैं कि इसकी क्या ग्रोथ रहने वाली है तो ये इन 4 इनपुट्स को यूज करके ये जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। दीज आर, फर्स्ट वन इज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट, थर्ड वन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड द फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट्स। इन्हीं 4 इनपुट्स के बेसिस पर जीडीपी कैलकुलेट की जाती है जो कि हेल्प करती है मेजर करने में इकोनॉमिक हेल्थ एंड ग्रोथ को। ओके, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, थोड़ा बेसिक था ये। Now next question is, which institute has recently developed bacteria to combat soil pollution and boost agriculture? तो recently अभी किस इंस्टीट्यूट ने एक बैक्टीरिया को डेवलप किया है जो कि मदद करेगा सॉइल पोल्यूशन को कम करने में एंड बूस्ट करेगा हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को? तो ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है, डेवलप किया है बैक्टीरिया को? सो करेक्ट आंसर इज आईआईटी बॉम्बे। ओके, एंड यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे में जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है एक सॉल्यूशन को। जो सोल्यूशन है ये टैकल करेगा सॉइल पोल्यूशन को यूजिंग बैक्टीरिया। तो ये जो है इसके अंडर, ये सॉल्यूशन के अंडर एक बैक्टीरिया बनाया गया है जो कि हेल्प करेगा टैकल करने में सॉइल पोल्यूशंस को एंड लेटर इट विल कंज्यूम टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स एंड प्रोड्यूस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो ये कंज्यूम करेगा टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स को जो भी सॉइल में रहेंगे एंड उसके बाद ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को भी प्रोड्यूस करेगा। ओके, एंड इस बैक्टीरिया की मदद से और क्या किया जा सकता है? डिग्रेड हार्मफुल सब्सटेंसेस, बूस्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, इनहिबिट हार्मफुल फंगी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी फॉर प्लांट्स। ओके, तो ये चीज़ आप समझ ही गए होंगे कितना लाभदायक है ये बैक्टीरिया का होना। एंड ये जो इनोवेशन है ये रिड्यूस करने में भी मदद करेगी रेजिलियंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड एनहांस करेगी सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी को। ठीक है,
सॉइल की हेल्थ भी ये बचाएगी एंड उसकी फर्टिलिटी कि आगे के टाइम में उसमें जो भी प्लांट्स लगाए जाएं, जो भी पेड़ पौधे लगाए जाएं, वो ईजिली ग्रो कर पाएँ उसमें। ओके, तो ये उसमें भी मदद करेगा। एंड ये जो बैक्टीरिया है ये किससे बनाया गया है? ये मेनली बनाया गया है फ्रॉम दी जेनेरा सूडोमोनास एंड एसाइंटोबैक्टर। ओके, तो ये दोनों को ही यूज करके इस बैक्टीरिया को बनाया गया है जो कि आइसोलेट करेगा फ्रॉम हाईली टॉक्सिक एनवायरनमेंट एंड कंटामिनेटेड सॉइल्स को। ओके, एंड ये जो है ये बैक्टीरिया ये इफेक्टिवली ब्रेक डाउन करेंगे एरोमेटिक पॉल्यूटेंट्स को, जैसे कि ये सारे जो हैं ये एरोमेटिक पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि नैप्थलीन है एंड फेटालेट्स हैं। तो ये सारे एरोमेटिक पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि पाए जाते हैं पेस्टिसाइड्स में एंड इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स। ओके, जिसकी वजह से ये सॉइल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो एरोमेटिक पॉल्यूटेंट्स हैं तो उनको भी ये हटाने में मदद करेगा। ओके, एंड ये जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने ऑफर किया है एंड इको फ्रेंडली ऑल्टरनेट टू एक्सपेंसिव ट्रेडिशनल सॉइल रेबिडेशन मेथड। तो ये जो है ये इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है जिसकी वजह से फार्मर्स जो है अपनी सॉइल्स को बचाने में मदद कर सकते हैं एंड उनकी जो ग्रोथ है प्लांट्स की उसमें भी ज़्यादा मात्रा में उसको बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं, ग्रो करने में मदद कर सकते हैं ईजिली। ओके, तो ये काम किया है हमारे IIT बॉम्बे ने। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। Now next question is the Genetic Engineering Appraisal Committee, which is abbreviated as GEAC, functions under which ministry? तो ये Genetic Engineering Appraisal Committee किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है? तो ये फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने अमेंड किया है द रूल्स फॉर सेलेक्टिंग एक्सपर्ट्स फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। तो इसके अंडर रूल्स को अमेंड किया जाएगा कि जब भी सेलेक्ट करना होगा एक्सपर्ट्स को रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी में, ओके, तो उनमें उन रूल्स में ये कुछ चेंजेस लाए गए हैं। ओके, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। अब हम जान लेते हैं GEAC के बारे में। ठीक है, GEAC विच सिंपली स्टैंड्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी एंड ये एक स्टैट्यूटरी कमिटी है अंडर 1989 रूल्स जो कि बनाए जाते हैं फॉर हैजार्डियस एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स फ्रेम्ड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, तो ये इसके अंडर आती है, इस एक्ट के अंडर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी हो जाती है आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पे एक और ज़रूरी बात आप याद रखिएगा, ये जो कमेटी है इसका रीनेम किया गया था, इसको दोबारा से इसका नेम रखा गया था। पहले के टाइम में इसका क्या नेम था? ये था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे अप्रूवल है तो यहाँ पे चेंज होकर इसका जो नया नेम रखा है वो अप्रेजल हो गया है। ओके, वो अप्रेजल रख दिया गया है तो इसका नेम दोबारा से रखा गया है विच इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इन 2010 में। तो ये स्लाइड भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट कोस्ट लाइन वेडर्स बर्ड सेंसस हैज़ कंडक्टेड एट विच प्लेस? तो रिसेंटली अभी इंडिया की पहली कोस्ट लाइन वेडर्स बर्ड सेंसस कंडक्ट कराए गए हैं। ये जो है ये वेडर्स बर्ड्स होती हैं, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो ये जो है ये सेंसस कंडक्ट कराए गए हैं कहाँ पे? और करेक्ट आंसर इज मरीन नेशनल पार्क जामनगर। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं। इंडिया का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड सेंसस हुआ है जिसको कंडक्ट कराया जा चुका है इन मरीन नेशनल पार्क एंड मरीन सेंचुरी विच इज़ इन जामनगर गुजरात। तो ये दोनों जो है मरीन नेशनल पार्क एंड मरीन सेंचुरी जो कि जामनगर गुजरात में है, इसमें ये बर्ड सेंसस कराया गया है वेडर्स बर्ड सेंसस फ्रॉम 3 to 5 जनवरी 2025 में। ओके, एंड यहाँ पे आप सोच रहे होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेडर्स बर्ड्स? तो वेडर्स बर्ड वो बर्ड्स होती हैं जिनके लॉन्ग लेग्स होते हैं, उनकी लंबी गर्दन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड इनके लॉन्ग बिल्स होते हैं। ओके, ये चोंच देख सकते हैं आप, ये लॉन्ग होती हैं एंड ये लोग कैटेगरी में आते हैं वेडर्स बर्ड्स की। ओके, इन्हीं के लिए ये सेंसस कंडक्ट कराया गया था मरीन नेशनल पार्क जामनगर विच इज़ इन गुजरात। एंड ये जो बर्ड्स हैं ये अडेप्टेड हैं फॉर वेडिंग इन शैलो वाटर्स एंड लिव ऑन फिश, फ्रॉक्स एक्सेट्रा। तो ये मेनली शैलो वाटर्स में रहती हैं एंड ये किसको खाती हैं? फिश एंड फ्रॉक्स को। ओके, तो ये जो है ये 3 डे इवेंट था जो कंडक्ट कराया गया था एक्सपर्ट्स के द्वारा। जो फर्स्ट डे हुआ था एक्सपर्ट टॉक्स हुई थी उसमें, सेकेंड डे में बर्ड काउंटिंग हुई थी एंड थर्ड डे में क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी विद नॉलेज शेयरिंग।
ओके। एंड ये जो सेंसस है ये फोकस किया है इसने ऑन वेडर एंड कोस्टल बर्ड स्पेशीज इन द मरीन नेशनल पार्क एंड मरीन सेंचुरी विच इज़ इन जामनगर गुजरात। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराया गया है हमारे इंडिया में, फर्स्ट कोस्टल एंड वेडर बर्ड सेंसस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, now this is going to be a last slide. Our question is National Investigation Agency function under which ministry? तो ये किसके अंडर फंक्शन करती है? मिनिस्ट्री के, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, तो हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसने अनाउंस किया है a 100% conviction rate for 2024, convicting 68 individuals in 25 high profile cases. Okay, एंड ये जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका एम होता है टू सेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन काउंटर टेररिज्म एंड अदर नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस एट द नेशनल लेवल। ओके, तो ये सारी चीज़ें ये कंडक्ट कराती है, काउंटर करती है टेररिज्म को, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे नज़र रखती है, उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है वो ये एजेंसी के द्वारा कराई जाती है। ओके, इसीलिए इसके अंडर ये 100% कन्विक्शन रेट अनाउंस किया गया है। तो यहाँ जो 100% कन्विक्शन रेट है इसका सिंपली मीन्स होता है ऑल केसेस दैट वेंट टू ट्रायल इन अ गिवन ईयर रिजल्टेड इन अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ गिल्ट। ओके, तो जितने भी केसेस ट्रायल में गए हैं लीगल डिक्लेरेशन ऑफ गिल्ट में निकले हैं कि वो गिल्टी पाए गए हैं, ठीक है, तो ये 100% कन्विक्शन रेट फॉर 2024, इसके अंडर कन्विक्ट किए गए हैं टोटल 68 इंडिविजुअल्स एंड 25 हाई प्रोफाइल केसेस। ओके, तो ये 68 इंडिविजुअल्स पकड़े गए हैं इसके अंडर। रिसेंटली ये जो रिपोर्ट आई है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, एंड इससे रिलेटेड जो है ये जो 68 इंडिविजुअल्स हैं ये रिलेटेड है टोटल 25 हाई प्रोफाइल केसेस से, ठीक है। एंड ये जो NIA है इसने अरेस्ट किए हैं टोटल 210 इंडिविजुअल्स अक्रॉस 80 केसेस। ओके, 80 केसेस में टोटल 210 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया है विद 28 इन्वॉल्विंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड 18 रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। एंड सबसे ज़रूरी बात आपको पता होना चाहिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में, इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 2008 में आफ्टर द मुंबई टेरर अटैक्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। ओके, तो ये 2008 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था इंडिया में, तो इसीलिए उस टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए ये इस्टेब्लिश की गई एजेंसी को। एंड ये जो एजेंसी है ये ऑपरेट करती है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विद इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली लेड बाय द डायरेक्टर जनरल। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। So this is the end of topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shiva's Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, also in the next one.